Hello everyone, Harsh here. Actually, I got many calls today to explain what is happening in the market. मार्केट क्रैश हुआ है, पूरा निफ्टी रेट था हमारा, पूरा वर्ल्ड मार्केट रेट थे, जापान का मार्केट में सर्किट लग गया, लोअर सर्किट, सब कुछ क्रैश हो रहा है, क्रिप्टो क्रैश हो रहा है, डाउ जोन्स, यूएस मार्केट, सारे मार्केट क्रैश हो रहे हैं। हो क्या रहा है बेसिकली? तो देखिए, निफ्टी सब समझने पहले आपको जापान समझना पड़ेगा, जापान में हो क्या रहा है। जापान इज द मेन प्लेयर एज ऑफ नाउ एंड मेनी अदर साइड प्लेयर्स आर देयर। तो जापान के आज बैंक जो टॉप 2 बैंक से 12 से 15% टूटे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, विच इज़ अ लॉट। तो इन सब के पीछे मेन एक रीज़न है, वो है कैरी ट्रेड। अभी कैरी ट्रेड होता क्या है? ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ये आज से नहीं हो रहा, पिछले दशकों से हो रहा है ये चीज़, ठीक है। तो उसे समझने के बाद हम समझते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, राइट। हमारे इंडिया में बहुत कॉमन इशू है, आपको पता होगा, जब आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन साहब थे, तो उस टाइम इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था एंड उस टाइम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, तो लोग यहाँ पे कम पैसा बचता है, ठीक है, जिससे चीज़ें सस्ती होने लगती हैं। तो इन्फ्लेशन जब होता है तो इंटरेस्ट को आप इंक्रीज करते हैं टू काउंटर इन्फ्लेशन, ठीक है, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है, लेकिन जापान में उल्टी प्रॉब्लम है, वहाँ पे स्टैगफ्लेशन और डिफ्लेशन चल रहा है। डिफ्लेशन मतलब चीज़ें सस्ती होने लगती हैं, तो आप सोचोगे तो अच्छा है, ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा, इसे बाद में कभी एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल ही समझिए, जब चीज़ सस्ती हो जाएंगी आप, ठीक है, तो आपने मान लो 100 रुपये की बनाई और बिक रही 80 रुपये की, तो आपकी फैक्ट्री का फायदा नहीं, लॉस है। आप फैक्ट्री में क्यों इन्वेस्ट करोगे? किसी भी चीज़ में क्यों इन्वेस्ट करोगे? आप इन्वेस्ट करना बंद कर दोगे। जब फैक्ट्री में इन्वेस्ट करोगे, लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, उनके पास पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे, तो चीज़ें जब खरीद नहीं पाएंगे, चीज़ें की डिमांड और कम होगी, तो ऑलरेडी सस्ती हो रही थी तो और सस्ती हो जाएंगी, तो ये एक स्पाइरल चल जाता है। तो इसलिए डिफ्लेशन बहुत बेकार है। अब डिफ्लेशन से क्या होता है? इन्फ्लेशन, अब जैसे पूरा वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट से जूझता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, जापान में इंटरेस्ट रेट नेगेटिव था, 0 था। तो जो स्मार्ट लोग थे उन्होंने क्या समझा? उन्होंने किया कैरी ट्रेड। कैरी ट्रेड का मतलब क्या है? मान लो आज की हम बात करते हैं कि $100 की वैल्यू थी कुछ दिन पहले 165 रुपये, कैलकुलेशन के लिए सिंपल फिगर्स ले रहे हैं हम, ठीक है, येन, ठीक है। अब क्या हुआ? अभी तक क्या होता था? पास्ट में मान लो 165 से 175, येन को हमेशा ही टूटता है जनरली, 4-5 बार हुआ तो पिछले 30 सालों में कि येन बढ़ाओ, हमेशा टूटता है। तो मान लो आपने $100 में 165 येन ले लिए, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट लगा सारा, सिर्फ लगा 0.5% इंटरेस्ट पर ले लिया आपने, ठीक है। अब यूएस में क्या होता है? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, सपोज यूएसए है, जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो जो बॉन्ड होते हैं, सरकारी बॉन्ड जो होते हैं, उनकी यील्ड बढ़ जाती है, बॉन्ड यील्ड से वो 4% से बढ़ के 5% देने लगा। और ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, आपको फिक्स पैसा मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो बॉन्ड यील्ड हुई, तो लोग क्या करेंगे? जापान से पैसा लेंगे $100 पे, 0 इंटरेस्ट हो, 0.5% इंटरेस्ट पे लिया, बोलेंगे यार वहाँ पे फ्री में पैसा 5% मिल रहा है मेरे को, बॉन्ड और 6-7% हो जाएगा और पैसा मिलेगा, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगते हैं, ये आर्बिट्रेज होता था, ठीक है, सिंपल। तो इसका एक कैलकुलेशन करते हैं, ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट समझना आपको। तो आपने $100 पे लिया, आपने से 165 येन का था, ठीक है, आपने $100 सपोज खर्च ले लिए, उठा लिए, ठीक है, आपने यूएस में इन्वेस्ट कर दिए सपोज 4% पे, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे? प्रॉफिट क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा आपका 4%, ठीक है, ये आएगा, सॉरी, प्रॉफिट आपका आएगा 4%, ठीक है। तो $104 हो जाते हैं आपके ये, ठीक है, $104 हो जाते हैं, राइट। बट येन जनरली टूटता था, मान लो इस बीच येन और टूट जाए और 10% टूट जाए, सपोज येन फॉल्स 10% मोर, तो भी 165 10% कितना होता है? तो 16.5 रुपीज़ होता है, तो हम समथिंग वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, तो 181 समथिंग हो जाए मान लीजिए, ठीक है, रफ कैलकुलेशन 10%। तो एक और फायदा हो गया, पहले इसने 165 येन लिए थे, राइट, 165 ही वापस करने। पहले $100 में 165 आ रहे थे, अब $100 में 181 आ रहे हैं, मतलब इसके एक्स्ट्रा 10% बच रहे हैं, ठीक है, सेविंग हो गई आपकी 10% की। तो इसे 10% कम देना पड़ेगा, तो इफेक्टिवली 10% और फायदा हो गया। कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन पर नहीं जा रहे हम। तो येन फॉल होने से, येन 10% फॉल से जो आर्बिट्राज कर रहा था बंदा, उससे कितना हुआ? 10% प्रॉफिट और हो गया, क्योंकि येन फॉल हो गया तो इसका प्रॉफिट बढ़ गया। तो इसका नेट प्रॉफिट कितना हो गया? नेट कितना हो गया? 4 रुपये इसने बॉन्ड से कमाए, बॉन्ड 4% प्लस जो येन फॉल हुआ, येन डाउन गया, उससे आपको मिले 10%, तो नेट कितना हो गया? 14%।
तो 14% बिल्कुल सेफ रिटर्न मिल रहा था और सदी से चला रहा था, सालों से चला रहा था, ठीक है। अब मान लो इसमें एक चीज़ हो जाए सिंपल सा, यूएस में एक चीज़ होता है लेवरेज। लेवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा। इवन 2008-9 का रिसेशन इसीलिए आया, पूरा इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आया था। तो लेवरेज में क्या होता है, यूएस में मान लो 50% लेवरेज है। डैट मीन्स अगर आपको $100 के शेयर खरीदने हैं तो आपके साथ $50 भी होंगे तो सफिशियंट है, 1:2 मार्जिन मिलता है। तो इस बंदे ने क्या किया, ताकि लेवरेज यूज़ किया, 50% लेवरेज यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अभी $200 के शेयर खरीद सकता है यूएसए मार्केट में। सपोज इसने यूएसए मार्केट की कोई टेक कंपनी, सिंस यूएसए मार्केट है, आई एम सेइंग द नेम ऑफ द कंपनीज, से इसने टेस्ला ले ली या इसने ले लिया एप्पल। नाउ रिसेंटली न्यूज़ आई है वॉरेन बफेट ने बिग चंक ऑफ एप्पल सोल्ड किया है, टेस्ला ऑलरेडी डाउन जा रहा है, ठीक है। $200 का ले लिया है, $1 पर ले लिया, ठीक है। मान लो टेस्ला या एप्पल जो भी स्टॉक उसने लिया वो 20% डाउन चले जाता है, तो इसे लॉस होगा। $200 पर 20% कितना हुआ, $40 का लॉस। अब लेकिन इससे सिर्फ $40 का लॉस हो रहा है, लेकिन नेट क्या हो रहा है, इसके पास रुपये 200 नहीं थे, रुपये थे इसके पास 100, तो उसका बचे कितने, 100 - 40 = $60। अभी पैनिक कर रहा है बंदा, ठीक है। पैनिक क्यों कर रहा है, मार्जिन कॉल आगे इसे, ये होता है एक बिग कल्प्रिट। इस नाम से एक मूवी भी है, डू वॉच दैट मूवी। इनफैक्ट यू शुड वॉच 3 मूवीज। द इनसाइड जॉब मस्ट वॉच टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल क्राइसिस। द इनसाइड जॉब मैट डेमन की मूवी है। द रोग ट्रेडर, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड जो क्रैश हुआ था ना 90s में, ये वन ऑफ द मेन कल्प्रिट था, इसमें बंदा है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त मूवी है। एंड थर्ड इज मार्जिन कॉल, ये इतनी अच्छी नहीं है बट आप देख लो समझने के लिए, मार्जिन कॉल, ठीक है। ये 3, एक और ग्लैमरस मूवी, वो बाद में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। वो है एनीवेज द बिग शॉट, बहुत ग्लैमरस और अच्छी मूवी है, ठीक है। ये और ये तो मस्ट है, ठीक है। तो अब इसे $60 का लॉस हो गया, ठीक है। $60 बचे इसके पास, ठीक है। मार्जिन कॉल आया, वो बोलेगा भाई हमारा पैसा चुकाओ, राइट। अब पैसे चुकाने का कॉल आया, इसका मतलब इसे येन चाहिए चुकाने के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, येन की डिमांड बढ़ गई, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसका रेट ऊपर जाता है। यहाँ करेंसी में रेट ऊपर जाएगा मतलब होता है कि वो नीचे आता है, मतलब कम होने वाला होता है, करेंसी ऊपर जाती है। वो बाद में कभी एक्सप्लेन करेंगे आपको हम, वो इसलिए करेंगे 100 के पहले 160 मिल रही थी, अब 100 में 180 मिल रही है, तो ये $1 रेफरेंस पॉइंट होता है। तो करेंसी जब ऊपर जाती है इसका मतलब नंबरिकल वैल्यू नीचे आती है। तो मान लो येन, अगर अभी येन कुछ दिन पहले था 163, मान लो उससे 143 आ गया, ये हुआ 13% का चेंज। तो अब इसे 165 येन वापस नहीं करने $100 के बदले, 13% ऐड करो, ठीक है। तो इसे समवेयर अराउंड 180 येन चाहिए। तो एक तो गरीबी, ऊपर से आटा गीला। पहले इसे 60 से 100 चुकाने होते, मगर येन की डिमांड बढ़ी किसी रीजन से, वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अब इसे कितने चुकाने हैं, कितने भाई, 180 है, ठीक है। ये डॉलर की तरफ से बात करें, 13% का लॉस हुआ ना मैं एक्स्ट्रा, तो $100 की जगह वैसे चुकाने कितने हैं, $113। लो भाई, पहले वो सोचा था, मतलब जब सब हैप्पी था, जब वो हैप्पी फेस में था, क्या था उसका, तब $100 लेता था वो, 165 का येन होता था, येन टूट के 185 चला जाता था या 180 चला जाता था, तो वो 100 पर 4% कमा लेता था यहाँ पे, और 10% यहाँ पे कमा लेता था 100 पे, तो टोटल कितना कमा लेता था, 104 + 110, ₹10, टोटल आता था $114। तो 14% नेट मिल जाता था उसे प्रॉफिट $100 वाले ट्रांजेक्शन पे। अब क्या हुआ, 113 आपको समझ में आ रहा है, 113 और बचे ₹60। अब इसका है कितने से $60 पड़े हैं इसके पास, चुकाने किससे हैं, $113। आप समझ रहे हो, ऑलमोस्ट डबल हो गया। नाउ दिस क्रिएट्स अ पैनिक। अब पैनिक से एक जगह नहीं हुआ, ट्रेडर तो पैनिक होगा, वो उसकी पोजीशन कट होंगी, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी पोजीशन कट होना चालू होगी एंड मार्केट फॉल चालू हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन को कट कर रहा है, मतलब स्टॉक अपने सेल कर रहा है वो अपने, ठीक है। स्टॉक से बात कर रहा है, बॉन्ड नहीं है, स्टॉक्स है। स्टॉक सेल करता है, मार्केट में सप्लाई आ रही है, सप्लाई तो स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है। तो स्टॉक और फॉल होने लगे, और भी लोगों के साथ ये चीज़ रिपीट होने लगी, जिसने अलग अलग लोगों ने लोन लिए थे, ठीक है, जापान से आर्बिट्राज किया था। इस चीज़ को हम आर्बिट्राज बोलते थे कि आप सस्ते में लो और जहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिले वहाँ पे लगा दो, जहाँ पे ज़्यादा फायदा लगा दो। अभी आर्बिट्राज उल्टा पड़ गया आपको, 60 पे 113। अब क्वेश्चन होता है येन की वैल्यू इंक्रीज क्यों हो रही है और इसका नुकसान क्या हो रहा है। हो क्या रहा है, 30 साल से जापान में ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन नहीं था, ठीक है। इस बार इन्फ्लेशन आ गया।
दो ऑप्शन थे इन्फ्लेशन काउंटर करने का, क्या बताया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, ठीक है, इन्फ्लेशन से आपकी करेंसी की वैल्यू भी कम होती है, ठीक है। बट उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, जो भी रीज़न है आप समझ जाओ, ठीक है। उन्होंने क्या किया, येन मार्केट से खरीदना चालू कर दिया, पैसा तो था ही, पैसे का था, उससे एक दूसरा रीज़न बाद में कभी समझाएंगे आपको। तो उन्होंने, जो जापानीज बैंक थी, उसने बाय, इन्फ्लेशन हुआ, तो उससे क्या, बाय येन खरीदा, तो इससे क्या हुआ, येन की वैल्यू अप्रिशिएट होने लगी, तो येन क्या ऊपर, तो ये जो लिखा है येन के बढ़ा, तो एक रीज़न ये भी ऐड हो गया, इससे इन्फ्लेशन आया। सेकंड, इसने बोल दिया कि हाँ अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे, अब बोल दिया, पहले तक तो येन बाय कर रहा था पिछले कुछ महीनों से, येन इसलिए बढ़ रहा था, इसने ये भी बोला इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, एंड ये था पूरा ट्रिगर। अभी तक लोग सोच रहे थे कि ये हॉकिश नहीं है, मतलब टिमिड स्टांस ले रहे हैं, चलो येन खरीद रहे हैं, सिर्फ एक इशू है, द मोमेंट दे सेड दिस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की बात, पूरा मार्केट क्या होता है, क्यों, डेट मीन्स ये स्टांस चेंज होता है, जो बोलते हैं हाँ ये फेड का हॉकिश स्टांस है, ये है वो है, अभी ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें बात चल रही है अलग चीज़ों पे, क्वांटिटेटिव ईजिंग ये सब ये नहीं आ रहे हैं, बट स्टांस चेंज, तो लोग अब डर गए कि आगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। अब सोचो ये जो 0.5 से जो गेम चल रहा था यहाँ पे कि 0.5 सस्ते में इंटरेस्ट मिलता था, ठीक है, वो पूरा खत्म। सेकेंड, यूएसएम बॉन्ड यील्ड नीचे जा रही है, तो ये 4% भी कम हो गया इसका, तो 4% मान लो 2% यहाँ से मिल रहा है इससे, और यहाँ पे 1% यहाँ देना पड़ा, तो नेट यहाँ पर जो पहले 3.5% था पहले इनिशियली, और वो 3.5 ना रह गया, कितना हो गया, सिर्फ 1%, ठीक है, और वो भी भरोसा नहीं, 1 से 1.5 भी हो सकता है, जस्ट एक फिगर दे रहा हूँ, 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, बट एक फिगर दे रहा हूँ। सेकंड, लेकिन येन मेन लॉस क्या हुआ, जो येन इंक्रीज हो गया, तो उससे ये जो आप दिखा रहे हैं $60 $113, इससे मार्जिन को लाने लगे। अब आप सोचोगे इससे तो यार फिर बैंक को नुकसान क्यों हुआ, बैंक क्यों फॉलो हुआ, राइट, बैंक फॉलो का रीजन, अरे भाई उन ट्रेडरों को पैसा कौन देता था, बैंक ही तो देते थे, ठीक है, बैंक मनी थी वो देते थे। अब बैंक ने किसी बंदे को 100 रुपये दिए हैं, ठीक है, और वो बंदे अब 60 रुपये भी नहीं है, तो बैंक का 40 रुपये का लॉस हो गया, 40% का, डॉलर के टर्म से बात कर लो, येन के टर्म से बात कर लो, ठीक है, और अगर इसे भी काउंट कर लें तो परसेंटेज और ज़्यादा लॉस है। तो बैंक की जो एसेट क्वालिटी उसमें दिक्कत आ गई ना, बैलेंस शीट में दिक्कत आ गई ना, बैंक को लॉस हो रहा है भाई, उसके जो एसेट से वो क्या मार्जिन कॉल दे रहा है, वो एसेट फेल हो सकते हैं, अगर ट्रेडर फेल हो गए, बीच में काफ़ी फंड्स फेल हुए हैं, ठीक है, आपने सुना तो बहुत अच्छे फंड फेल होते। सबसे बड़ा फंड जो था नोबल लॉरेट्स का, LTCM 1980s के एंड में हुआ था, वो जरूर पड़ेगा, क्यों, नोबल लॉरेट्स, ठीक है, जिनके बेस पूरा ऑप्शन का फॉर्मूला ब्लैक शोल्स फॉर्मूला, उनका फंड फॉलो हो गया था, ठीक है, तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो ये हो गया। अब इससे एक और चीज़ हो गई, अब वर्ल्ड में एक तो ये अनसर्टेनिटी चली रही थी, क्रिप्टो भी लेवरेज पे चलता है, बहुत एक्सट्रीम लेवरेज पे, क्रिप्टो भी टूटने लगा, तो ये आ गया हमारा क्रिप्टो जनाब, ये भी फॉल हो गया, तो अगेन लोगों का मार्जिन कॉल एक और ट्रिगर। अब सोचो हर जगह से लोगों के बैंक्स के एसेट बिगड़ते आ रहे हैं, मार्जिन कॉल ट्रिगर हो रहा है, उससे कवर करने के लिए वो स्टॉक्स बेचना अपनी पोजीशन सेल ऑफ कर रहे हैं, तो मार्केट पे सप्लाई आ रही है, तो प्राइस डाउन, सप्लाई इंक्रीज, तो प्राइस डाउन, एंड प्राइस डाउन से क्या हुआ, पूरा का पूरा क्रैश हो रहा है, जितना ही क्रैश हो रहा है प्राइस डाउन, जैसे 20% था, अगर 30% हो गया ये आपका, तो 30 into लेवरेज लाके 200 पे ये $60 हो जाएगा इमीडिएटली, ये क्या 60 भी नहीं $40 बचेगा, तो अब समझो ये क्या एक स्पाइरल क्रिएट हो गया। अब इसमें बैंकों को स्टेप इन करना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव ईजिंग का कुछ करना पड़ेगा प्रॉबेबली, व्हाट दे डू वी डोंट नो। इसके अलावा कुछ और चीज़ें, हाँ क्रूड के समझते हैं, इजराइल वॉर भी चल रही है, गल्फ एरिया में है, तो क्रूड बढ़ा तो और इशू आने लगेंगे, क्रूड से क्या है, इंपोर्टिंग नेशंस को दिक्कत आती है, क्योंकि जितना क्रूड का रेट बढ़ेगा उतना आपकी करेंसी आएगी, जो इंपोर्टिंग नेशन, जापान में सब कुछ इंपोर्टिंग है, ठीक है, और जापान को तो इस टाइम डबल वैल्यू हो रहा है, वो बाद में समझाएंगे क्यों हो रहा है, बट क्रूड बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जाती है। अब लोग क्या सेफ साइड भागते हैं, सेफ क्या है, गोल्ड, दिस इज द रीजन गोल्ड इज इंक्रीजिंग नाउ। इस सेफ्टी कहाँ पे है, गोल्ड में भाई, और बॉन्ड में है, ठीक है, बॉन्ड लेके अब इतने अच्छे भाग नहीं रहे, तो गोल्ड इज अ मेन थिंग विच इज एंड फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इस पूरे इशू जापान के कारण, ठीक है, आपको समझ आ रहा है, एक शॉर्ट रिव्यू, इंटरेस्ट रेट उन्होंने फाइनली बढ़ा दिया और येन मार्केट से खरीद लिए, इससे लोगों को समझा जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, येन की वैल्यू बढ़ गई, जो 100 के बदले 160 येन मिलते थे मान लो, अब 180 अब 140 येन हो रहे हैं, लोगों पहले फायदा 15% फ्लैट होता था, येन टूटता था, ये आपको 140 मिल रहे हैं, तो आप प्लस आपका स्टॉक मार्केट में भी लॉस हो गया 20% का, आपने 50% लेवरेज पे गेम खेला था, उससे क्या बचे $60 सिर्फ, आपको 10% जो येन भाग गया, तो उसके आपको 13%, तो आपको 13% वो भी देना है, तो $60 बचे देने आपको, $113 है, राइट, तो ये पूरा एक
स्पाइरल चालू हो गया एंड दिस इज द रीजन मार्केट इज पैनिकिंग एंड क्रैशिंग. इसके बाद अगला आपको निफ्टी समझाऊंगा कि हाउ आई एम लुकिंग टुडेस क्रैश. इट वॉज नॉट एक्चुअली क्रैश टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज वेल एज बांग्लादेश न्यूज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो कोई और क्वेश्चन हो, सवाल हो, हमें कमेंट में बताइए. धन्यवाद.